अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नया साल शुरू होते ही एक तरफ जहां अवाम की नज़रें हुकूमत की तरफ हैं कि क्या हुकूमत नए साल में उनको रिलीफ दे सकेगी या नहीं, वहीं सबकी नज़रें सियासी जमातों के ऊपर भी हैं कि क्या मुल्क में ओवरऑल जो सियासी और मुआशी बहरान है वो हल हो सकेगा या फिर नहीं। और इसी के साथ साथ क्या इत्तेहादी हुकूमत जिस नारे और बयानिए के साथ इक़्तिदार में आई वो 2023 में अपना वादा और उस बयानिए पर पूरा उतरते हुए अवाम को रिलीफ दे सकेगी या नहीं। बलदियाती इंतखाबात का मामला हो या दीगर सियासी और मुआशी और ख़ास तौर पर जो इस वक्त दहशत गर्दी की सूरत हाल है, उसका क्या हल निकाल सकने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आलिया हमजा साहबा तहरीक इंसाफ से, कैसर शेख साहब और नून लीग से, और कंवर दिलशाह साहब जो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आलिया साहबा, आपसे शुरू करेंगे। अब नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। 2023 में आप समझते हैं कि नया पाकिस्तान आप बना सकेंगे? 2022 में आपने क्या खोया और 2023 में तहरीक इंसाफ क्या देख रही है कि वो क्या हासिल कर सकेगी? क्या 2023 आम इंतखाबात का साल होगा या फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो डिस्कस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिर साहब। नादिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, खोया तो बहुत हमने क्या, पूरी अवाम ने खोया, पूरे पाकिस्तान ने खोया। और आपने देखा है कि जिस माशी बदहाली का पाकिस्तान शिकार हुआ, आज तक 70 साल हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके ज़खायर कम तरीन, लोएस्ट इन द हिस्ट्री हैं इस वक्त। आपकी एक्सपोर्ट रोज़ बरोज़ गिर रही हैं। आपकी इंपोर्ट खोलने के लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि इवन अवाम के प्याज, लहसुन, अदरक, दालों के कंटेनर्स रिलीज़ कराने के लिए इस हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है। फिर आप ये देखें कि आटा, आज तक एक ज़रिए मुल्क के अंदर आज लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। चीनी की नापैद हुई हुई है, यूरिया नापैद हुआ हुआ है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। इस सर्दियों के सीजन के अंदर एलएनजी इन्होंने खरीदी नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमतें आप ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कम हो रही हैं और ये स्टेबल करके बैठे हुए हैं। आईएमएफ इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक पेट्रोल 240 रुपए था, लोड शेडिंग थी, दीगर चैलेंजेस थे, मुआशी सूरत हाल थी। नाज साहब, हमारे दौर के अंदर पेट्रोल 149 रुपए का था और उससे बड़ा नहीं था। आज 215 रुपए का है। और इसके अलावा जो डॉलर था वो 179 पर हम छोड़ के गए थे और आज 260 का भी ओपन मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर पूरा मुल्क आप कंगाल मारे, पूरे बैंक आप कंगाल मारे, तो आपको डॉलर नहीं की शॉर्टेज मिल रही है। ये मेरे साथ इंपोर्टर बैठे हुए हैं, चाहे ये नून लीग के, आप इनसे पूछ लें कि इस वक्त दुनिया में, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट जो हम 1.8 बिलियन डॉलर पर छोड़ के गए थे, आज 1 बिलियन डॉलर से भी कम हो रही है। आईटी के एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रही हैं। यानी हमारा जो हमसाया मुल्क था, वहां के ऊपर सिर्फ 2 महीने में 37 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व्स के अंदर आ गए। और पाकिस्तान के जो पिछले साल, और ये मैं इनका इकोनॉमिक आउटलुक बता रही हूं, पिछले साल दिसंबर में 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे, वो आज इस दिसंबर में 11 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गए। बाकी आपने कहा है हमने क्या पाया, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हमने सिर्फ ये पाया अवाम का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का साथ। हमने ये पाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम उस सारी बात को समझ गई कि जो माजी में हमें पढ़ाया जाता था वो कितना गलत था। मेरे ख्याल में खान साहब ने सबसे अच्छा काम ये किया कि उन्होंने इस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। ठीक है। कैसर शेख साहब, आलिया साहब, कैसर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनके सामने भी एक सवाल रखेंगे। एक लास्ट बात, ये बुनियाद रखेगी अवाम की खुददारी की, इज्जत और हमीयत की, एक ऐसे पाकिस्तान की जहां पर अवाम रोटी कपड़ा मकान के ऊपर इज्जत, खुद मुख्तारी और हमीयत को ठीक है। शेख साहब, आपकी हुकूमत इस वक्त आप इक़्तिदार में हैं। आप जिस नारे और जिस बयानी के साथ अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आए थे, आप समझते हैं कि 2023 में उन उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे जो अवाम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने बात की, देखिए अवाम को हम वो सहूलतें जो कि हमें देने चाहिए, पूरी कोशिश हो रही है हुकूमत के वो कुछ कर सके। लेकिन असल बात ये है, आलिया हमजा आपके साथ बैठी हैं, अगर आप इनसे पूछ लीजिए, बात को समझती भी हैं, इनसे पूछ लीजिए कि ये 2.5 अरब डॉलर इन्होंने जो लौटा दिए, जो टर्फ में इन्होंने 100 अमीर लोगों को दे दिए कर्ज 0% पे। 2.5 अरब डॉलर, 450 अरब रुपए है कि उस वक्त के 2.5 अरब डॉलर। आज हम एक पैसे के लिए हमें तंगी है, हमारा टोटल रिजर्व 6 अरब डॉलर है,
इन्होंने $2.5 अरब पिछले साल लुटा दिए 100 अमीर फैमिलीज को। आप बताइए कि क्यों ऐसा किया, कोई उसका रिजल्ट क्या निकला? उससे तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं चली, इंडस्ट्री वो बंद पड़ी है जो मशीनरी आई है। तो इनको कोई देखिए जब तक कोई, और फिर क्या इन्होंने जो हमें दिया है उसमें 4,500 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट। कमर दिलशाद साहब, अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था, आपने देखा कि कल ही एक फैसला आया और आज ही मतलब एक रोज़ बाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने का कहा गया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील हुई। अब इलेक्शन जो है उसकी जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसकी डेट तो फिक्स नहीं हो सकी, लेकिन ओवरऑल जो तनकीद है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो रही होगी। आपने सुना होगा तहरीक इंसाफ अब ये मुतालबा कर रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिज़ाइन करें। तो आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है? देखो, ये तो हमारा एक सियासी वतीरा है कि जहाँ कहीं कोई कानून की साजी हो जाए या कोई फैसला गलत आ जाए या फैसला मिजाज के मुताबिक ना आए तो फौरी तौर पर मुतालबा किया जाता है आप इस्तीफा दे दें। तो पार्टी का चेयरमैन क्यों नहीं इस्तीफा दे देता? वो हर चौथे 5वें दिन वो यू टर्न लेते हैं, हर तीसरे दिन यू टर्न लेते हैं, तो वो क्यों इस्तीफा दे देते हैं अपनी पार्टी के चेयरमैनशिप से? एक फैसला आया है, वफाकी हुकूमत ने एक इंतहाई नाखुशगवार तरीके से 19 दिसंबर को वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 2 राय पे खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो आप पार्टी के जो सरबराह हैं उनको ये कहना चाहिए था कि वजीर दाखिला के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामला में मुदाखलत की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब 31 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल दिया हुआ था, बैलेट पेपर छप गए थे, ट्रेनिंग हो गई थी, 1000 पोलिंग स्टेशन क्याम कर दिए थे, 13,000 का अमला जो ऑन ड्यूटी पे था, अलर्ट था, तो अचानक ये कहा कि हमने जनाब यूनियन कोर्स ने 101 से 125 कर दी, जबकि एक शेड्यूल जारी हो जाता है, एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि कुछ तरमीम नहीं हो सकती, कोई जिला नहीं बन सकता, कोई जिले की हदबंदी नहीं हो सकती। तो जनाब ये अपने वजारत दाखिला ने किसकी इजाजत से आपने 125 जो है यूनियन कोर्स कर दी? अभी तो पॉपुलेशन का फैसला नहीं हुआ, अप्रैल के महीने में बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा, मर्दमशुमारी का रिजल्ट आएगा, उसकी रोशनी में आप बढ़ा लें। तो आपने एक नाम निहाज जो खुद ही आपने मफरूजा बना के कि जी आबादी बढ़ गई है इस्लामाबाद की, तो हमने 125 कर दी। तो मैं तो ये कह रहा था कि जनाब इमरान खान को सबसे पहले मुतालबा ये करना चाहिए था कि वजारत दाखिला को आर्टिकल 6 के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में क्यों मुदाखलत की। लेकिन वहां उसको कुछ नहीं कहते, वो वज़ीर दाखिला है, वफाकी। तो सर इस मामले पे कमर दिलशाद साहब, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई आईनी या कानूनी रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, या वो बाउंड है कि इस फैसले पर अमल दरामद करे? नहीं, मैं तो बात है हर बात में इस्तीफा दे दें। आपने एक और बड़ी अहम बात में कोई बात खत्म हो जाएगी, बीच में रह जाएगी, तो बात हमारे कारीन को, नाज़रीन को समझ नहीं आएगी बात। अब जिस इलेक्शन कमीशन ने जब वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया तो उस 21 दिसंबर को तो सबको बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ा कर दिया। लेकिन जो कोई साहब गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज का फैसला पढ़े, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर को उन्होंने कर्जन करार दे दिया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इलेक्शन कमीशन 2 राय पे खड़ा हो गया। इसके साथ उनको ये हुक्म दिया कि अब तमाम स्टेक होल्डर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको बुला के मशावरत करनी। तो मशावरत इस बात की कर रही थी, पंचायत कैसे बैठनी थी, जरगा कहाँ बैठना था। फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होना है। तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, आजाद भी खड़े हैं, तमाम सियासी पार्टियां मैदान में अमल में आ चुकी है। तो किस बात का जरगा कराने हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शेख साहब, आपके सामने हमने सवाल रखा कि आप तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप तो आवाम को रिलीफ देने आए थे, लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल देखें तो महंगाई जो है वो जो साबका हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की उससे दुगनी हो चुकी है। तो आप समझते हैं कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अपने उस बयानिए, अपने उस वादे और नारे पर पूरा उतर सकेगी 2023 में? अब इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में आप देखिए ना कि एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, प्राइसेस उसकी बहुत बड़ी हुई थी। और फिर हमारे यहाँ भी जो सूरत हाल है कि हमारे पास तो
इंपोर्ट के लिए रिजर्व हमारे सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गया है, हमारा टोटल लेस देन 6 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास। तो एक महीने की ये जो बिल है हमारा तकरीबन इंपोर्ट का उसके बराबर है। अब ये देखिए, ये छोड़ के गई जो हुकूमत, मैं पिछली आपसे जिक्र कर रहा था कि आलिया हमजा आपके पास बैठी है, उनसे पूछिए कि 2.5 अरब डॉलर 450 अरब रुपए इन्होंने कर्जा दे दिया 0% पे मार्कअप पे 100 अमीर फैमिलीज को। भाई वो क्या, किसके लिए इन हालात में जब हमारे पास कुछ डॉलर ही नहीं है, आपने लुटा दिए पैसे। और वो जो मशीनरी आई वो बताइए, वो चल रही है मशीनरी सारी वहां पड़ी है, और दुनिया पूरी में तो क्राइसिस है टेक्सटाइल का। अब बताइए कि कोई अगर देना भी था तो आप एसएमईज को देते ना, या छोटे काश्तकार को देते कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम ग्रोथ बढ़ती, या छोटा और दरमियाने दर्जे का जो बिजनेसमैन है जिसको कर्जा मिलता ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो ये इन्होंने सारा कर्जा तो उधर उठा दिया। और फिर छोड़ के गए फिस्कल डेफिसिट, छोड़ के गए 4,500 अरब डॉलर, 4,500 अरब रुपए। तो इन हालात में देखिए इस वक्त जो मुश्किल है, कोई भी हुकूमत आके नहीं चला सकेगी। हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, और ये 3 महीने का जो हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं ना कि इलेक्शन करवा दें 3 महीना, इस वक्त तो IMF की कंडीशनैलिटी इतनी सख्त है सारी। ये पहले खुद मांग के आए थे PTI की हुकूमत, तो फिर अगर वो हम उस पर और अमल करना शुरू कर दें, अब उनकी जो कंडीशनें हैं उससे तो महंगाई और बढ़नी है। लेकिन शेख साहब जब आप हुकूमत में आए तो क्या उस वक्त आप इल्म में नहीं थी? आप कहें कि हम कोई बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नहीं, महंगाई पे इस वक्त काबू पाना आसान नहीं है। और 2023 का साल भी बड़ा टफ रहेगा, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, नए टैक्स बढ़ाना पड़ेंगे, IMF की शर्तें मानना पड़ेगी, उसके बगैर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम तो हमारे तेजी से हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं, और ये रिजर्व कम होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आलिया साहिबा, इस वक्त आप अगर देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की और ओवरऑल जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है, तो आप क्या तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ मिलकर इस सियासी तनाव, इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए उनके साथ बैठने को तैयार होगी या नहीं? नादिर साहब, मुझे 2-3 बातों का प्लीज़ बसद एहतराम जवाब देने दीजिएगा। कंवर दिलशाद साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगी, इन्होंने अभी जो एग्जांपल दिया उस पर मैं एग्जांपल से बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और इलेक्शन कमिश्नर की। 27 दिसंबर को वो मान लेते हैं कि हमने इलेक्शन करवाने, तो 30 दिसंबर को ऐसा क्या हो गया था कि वो उससे पीछे हट जाते हैं? ये सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए था ना, जब बैलेट पेपर की वहाँ पर अशात हो चुकी थी, जो पैसे वहाँ पर लगने थे वो लग चुके थे, बाकी सारी चीज़ें स्क्रूटनाइज हो चुकी थी, और अदालत ने जो फैसले में तो ये कहा ही नहीं था, उसने तो मुशावरत के लिए कहा था। तो मुशावरत में आप स्टैंड बाय पे क्यों नहीं थे? आपने अपने अमले को स्टैंड बाय पे क्यों नहीं रखा? आपका एक काम है और वो इलेक्शन करवाना है। मैं बहुत सी एग्जांपल्स दे सकती हूं, और मैं ये चाहती हूं कि जो बार बार इमरान खान साहब ने तौहीने जज की भी नहीं थी ना, एक सेशन कोर्ट की जज साहिबा की, वो उन्होंने एक सवाल किया था, तब भी तौहीन अदालत लगी थी ना। अब तो पूरी हुकूमत, वजीर दाखिला समेत इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस वक्त तौहीन अदालत के केस चलने चाहिए कि जिस तरह से आज पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जितनी दीदा दलेरी के साथ आज उनकी आप ये देख रहे हैं कि बेतौकीरी और तौहीन की गई है। मैं एग्जाम्पल जरा देती हूँ, मतलब इतना PTI के अगेंस्ट इतना बुक्स भरा हुआ है इन लोगों के दिमागों के अंदर। 16 जनवरी 2021 ECP ने ओपन बैलेटिंग सेनेट के अंदर उसने अपोज कर दिया। 10 मार्च 2021 को डस्का का इलेक्शन था, NA 75 का, 260 में से 241 जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके रिजल्ट्स के ऊपर दोनों पार्टियां मुत्तफिक थी, लेकिन उन्होंने कहा सब पे पूरा इलेक्शन होगा। बाद में क्या हुआ? ना PP 7 के ऊपर, ना NA 237 कराची के ऊपर हमें यह हक दिया गया जो डस्का में PMLN को दिया गया। उसके बाद 37 ऑब्जेक्शन, 37 लतीफ़े ECP ने EVM के ऊपर हमारे आगे पेश किए कि हम तो EVM कर ही नहीं सकते। उसके बाद मैं आपको बता दूं कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, उनके वायलेशन के ऊपर उनको नोटिस जारी किए गए। इवन हमारे वो जो मेयर के कैंडिडेट थे उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हीं के फैसलों को उड़ा दिया। फिर इन्होंने
मुझे आज तक याद है इस मुल्क की ना, इस मुल्क की ये जो तकदीर, ये जो बदहाली लिखने में ना इलेक्शन कमीशन का भी नाम उतना ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा 5 अप्रैल 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जाकर जज साहब से कहा था कि हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। क्यों कहा था, किसके कहने पे कहा था? और उसके बाद ये जो इस मुल्क में बदहाली हो रही है ना, बराबर के हिस्सेदार हैं। 27 अप्रैल को उन्होंने कहा हम तो मई 2023 से पहले इलेक्शन करा ही नहीं सकते। 28 अप्रैल को हमने उनसे इल्तजा की कि जितने फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, जितनी पार्टियों के भी हैं, क्लब कर दें, लेकिन उन्होंने सिर्फ पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का एक ऐसा फैसला किया और उसको बाद में भी मतलब विच हंट किया जा रहा है हमारी पूरी लीडरशिप को, जिसके ऊपर फिर मेरा इनसे यह सवाल है, पीटीआई की प्ली थी, यूसुफ रजा गिलानी सबने देखा है किस तरह से, जिसे कह ले कि पैसों की मंडियां लगकर यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाया गया, जो वीडियोस थी। लेकिन उस मामले का तो नोटिस लिया था इलेक्शन कमीशन में, वो मामला जेर समाअत तो रहा था। बिल्कुल नहीं, और उन्होंने, मैं खुद उसके अंदर पिटिशनर थी, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, बजाय इसके कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर ओपन मंडी लगी थी एमएनएस की, सबने देखा था, वो हमारे 22-25 लोग, उनके मुनहरिफ होने के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया। हमारी जो एमपीएस रिजर्व सीट के ऊपर थी, तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोके रखा। उसके बाद तोशा खाना का आप ये देख लें कि इमरान खान के, तो आलिया साहब इसी पर अगर कंवर दिलशाद साहब से जवाब लें, सिर्फ लास्ट बात करके आप कमर साहब के पास चल जाएगा। फिर इसी तरह से अब जो चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाना है, फिर उसके अलावा लोकल बॉडी सिंध के इलेक्शन आपने 7 दफा मुलतवी कर दिए, इस्लामाबाद का इलेक्शन आप बार बार, यानी आप क्या प्ली लेकर जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूं, क्या ये केसेस ये बताने के लिए काफी नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है वो मुतनाज़ा हो चुका है? क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि एक पार्टी के अगेंस्ट, एक लीडर के अगेंस्ट किस तरह से बायसनेस दिखाई जा रही है? ठीक है आलिया साहब, यही सवाल हम कंवर दिलशाद साहब के सामने रखते हैं। कंवर दिलशाद साहब, अभी आपने आलिया साहबा की गुफ्तगू सुनी, उनका ये तहरीक इंसाफ ओवरऑल ये तासुर देती है कि जो भी फैसले आए हैं वो उनके खिलाफ ही हैं, वो फॉरेन फंडिंग हो या दूसरे जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो। फिर उनको ये भी एतराज़ है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ रखा शायद वो भी दुरुस्त नहीं था। तो आप एग्री करते हैं सर इससे? देखा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसले करने हैं, उनके 5 मेंबर हैं और अपना बकायदा मुतफ़िका फैसला करें, अक्सर से फैसला करें, वो आइन और कानून की रोशनी में करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के वकला को, जो उनके आइनी और कानूनी मशीरान हैं, वो इलेक्शन कमीशन के तमाम सवालात का जवाब दे दें। तो उस जवाब ना दें, हाजिरी ना दें, लेकिन कम सवालात का जवाब तो दें आप, उससे ही होगा कि हालात ठीक हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि हद की इज्जत का दावा किया हुआ शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए का इमरान खान साहब के खिलाफ 4 साल से इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए, यानी सीनियर सिविल जज लाहौर की अदालत में पेश ही नहीं हुए, तो उन्होंने उनका अपील का हक खत्म कर दिया। और वो इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी ज़ाहिर है उन्होंने सिविल जज के फैसले को अमल दरामद करना था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने भी सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री कर लिया। अब इमरान खान के पास दरवाजे बंद हो गए। अब वो सिविल जज जो है वो उनको अगर इमरान खान के खिलाफ 10 अरब का हर्जाना कर दे तो कितनी बड़ी बिला वजह एक जो है एक बहस शुरू हो जाएगी अदालतों के अंदर। तो इमरान खान साहब को शुरू में जवाब दे देना चाहिए था। वही अदालतों ने कहा कि 4 लफ्ज लिखने थे कि जनाब मैं बीमार हूँ, जख्मी हूँ, मैं नहीं आ सकता, खत्म, तारीखी आगे बढ़। वो किसी सवाल का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं, अपनी हकल समझते हैं कि जी मेरे ऊपर कोई सवाल ना करे। तो ये तो अदालत नहीं चलती इस तरह। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जवाब दे, बड़ा तरीके से जवाब दे, केस खारिज हो जाएगा। केस में ज्यादा जान नहीं है, केस बहुत कमजोर है, जान नहीं है। ठीक है, ठीक किसी को ठीक है। शेख साहब आपके सामने सवाल रखते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आप इससे इत्तफाक नहीं करते कि हुकूमती जो रहनुमा है वो सियासी कशीदगी बयानात में उलझ गए, अवाम को रिलीफ देने की बजाय? आप नहीं समझते कि हुकूमत को कम से कम जो है वो हाथ बढ़ाना चाहिए, तहरीक इंसाफ हो या दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी भी है, उनसे हाथ मिलाना चाहिए और सियासी कशीदगी को कम करने के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए? तो ऐसा कोई मामला नहीं होता है। इतने बड़े नेशनल लीडर है पाकिस्तान के, 4 सूबों में उनकी हुकूमत है,
तो वो उनको ज्यादा अपने ज्यादा मोहतात तरीके से आइन और कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। ये कहना जी आप इस्तीफा दे दें, ये कह दें वो एजेंट है, ये कहना जी वो किसी बी टीम है, कोई सी टीम है, कोई डी टीम है, ये कोई बड़ा लेवल के आदमी को अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े इंटरनेशनल फेम के आदमी है खान साहब, तो ये दुरुस्त नहीं लगती। ये जबान जो छोटे लोगों ठीक है, ये फाज चौधरी कह दे, ये छोटे मोटे जो लोग हैं उनके आसपास घूमने वाले चेरी ब्लॉसम, वो तो कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेख साहब, आपके सामने हम मैंने ये सवाल रखा था कि अब आप नहीं समझते कि हुकूमत जो कि अवाम को रिलीफ जैसे मैंने कहा कि देने आई थी, अब वो सियासी कशीदगी और बयानबाजी में उलझ पड़ी है और नॉन इशूज़ में आप नहीं समझते कि आपके रहनुमा उलझ पड़े हैं? हुकूमत को पहल करनी चाहिए, वो तहरीक इंसाफ हो या अगर जमात इस्लामी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, सियासी कशीदगी को कम करना चाहिए। सियासी कशीदगी की वजह से हमारा मुल्क बहुत मईशत ख़ास तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। हम तो पहले दिन से इनसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बगैर कोई आपस में अगर पॉलिटिकल पार्टियां मिलेंगी नहीं, अगर आपस में डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो नेशनल असम्बली में आने को तैयार नहीं है, हम बार बार उनसे गुजारिश करते रहे, तो ये इस तरह तो वन साइडेड फिर मुल्क तो ये तो या तो जानबूझ के ये PTI वाले यही चाह रहे हैं कि मुल्क में बदअमनी हो और मुल्क में ये सरासीमगी हो और मईशत ख़राब हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग इलेक्ट होके आए हैं, तो ये मुल्क की बेहतरी अगर नहीं चाहेंगे, हम सबको हमारी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव है तो हमें भी लेना है। और हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं, मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आइए वहाँ पे बैठ के, चलो अगर आप असम्बली में नहीं आते तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी में आ जाएँ, तमाम फाइनेंशियल मैटर्स वहाँ तय होते हैं। अब हम सारे ऑफिसर्स को या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बुला लेते हैं। लेकिन सर तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ शेख साहब बड़ा वाज़ेह है ना, वो कहते हैं हमारे आपने 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए बिना तस्दीक के, हमें आपने नहीं बुलाया। दीगर इस्तीफ़ों पे आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअली जो हैं वो सारे अरकान आएँ और तस्दीक करवाएं, और वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़े मंजूर करें, इलेक्शन की तरफ जाएँ, जो माजी में आपका अपना मुतालबा था। मेरे भाई कानूनी पोजीशन नहीं होगी ना, अगर इनको कोई एतराज़ है तो कोर्ट में जा सकते हैं। इतने अरसे से फिर क्या देख क्या रहे हैं? हम तो ये स्पीकर साहब कानूनी पोजीशन समझा रहे हैं कि ये आइन में ये लिखा हुआ है, रूल्स ये कहते हैं असम्बली के। अगर वो उस तरीके से उनको इख्तलाफ है तो उनको चाहिए कि वो चले जाएं, कोर्ट्स तो खुले हैं ना, कोर्ट्स में जाके अपना बात करें। अगर कोर्ट उनकी बात सुन लेती है तो फिर वो तो फिर अब कोर्ट का जो फैसला आता है या कोई इलेक्शन कमीशन का आता है, अगर वो किसी फैसले को उन्होंने मानना ही नहीं है तो फिर बताइए कि क्या जो वो कह रहे हैं इससे पहले कभी वो दिखा दें कि कभी इससे पहले ऐसा हुआ है। ये लिखा हुआ है रूल्स में कि स्पीकर का सेटिस्फाई होना कि वो ज़रूरी है। कई उनके मेंबरों ने कह दिया है कि हम तो रिज़ाइन ही नहीं करना चाहते। उनके 22 मेंबर तो इस वक्त भी उनकी पार्टी के बैठे हैं अंदर नेशनल असम्बली में। अब ये किस तरह तय हो? ठीक है, तो आलिया साहिबा, अब कैसर शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आप कोर्ट चले जाएं या इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। अच्छा नाज़ साहब, मैं 2-3 बातों का इनकी पहले जवाब दे दूं। सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए था, जब स्पीकर ने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए थे वो किस आइन और कानून के तहत किए थे? क्या उन्होंने इंडिविजुअली जाकर स्पीकर के आगे कहा था कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं? और जो 22 अरकान की ये बात करें वो इस पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं, और उन्हीं के बारे में मैंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने बायसनेस का मुजाहरा करते हुए उन लोगों को डी-सीट नहीं किया। अब आप आ जाएँ जो इन्होंने ये बात की है, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वड्डे हाजी साहब के पास शौकत तरीन साहब को नहीं भिजवाया था कि अगर आपने इन लोगों को दोबारा मुसल्लत किया तो ये मुल्क मईशत की पटरी से गिर जाएगा? क्या उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा था कि मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है? तब जिस 12% की महंगाई के ऊपर इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, आज वो तकरीबन 36% की WPI पर पहुंच गई है और अवाम मुकाओ मार्च हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अवाम को रोल कर ये 14 पार्टियां इकट्ठी चूचू का मुरब्बा बनकर इस मुल्क पर मुसल्लत हुई हैं, और हालात अगर देख लें 2022 को कहा गया वर्स्ट ईयर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड बिजनेस। मैं सारी चीजें वर्किंग करके आई थी। डॉलर्स ने अपने 1000 लोगों को ले ऑफ कर दिया, ऊबर पार्शियल शटडाउन हो गया, सैफ टेक्सटाइल मिल्स ने अपने सारे ऑपरेशन टोटल बंद कर दिए और अपने लोगों को ले ऑफ कर दिया है।
करीम ने अपनी फूड डिलीवरी बिजनेसेस को पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया है। लिली रिसर्च लेबॉर्टरीज जो है वो बंद हो गई हैं। सुजुकी मोटर्स शट डाउन हो गए। मोबाइल ये हमारा जो SWVL था उसके ऑपरेशन शट डाउन हो गए। हमारे ज़माने में वो सेकेंड बिगेस्ट मार्केट थी। उसके अलावा बिलोचिस्तान व्हील्स शट डाउन हो गई है। कोहिनूर स्पिनिंग व्हील्स बंद हो गई है। निशात चुनिया स्पिनिंग मिल्स बंद हो गई है। और इसके अलावा आप ये देखें कार फर्स्ट वो बंद हो गई है। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस ने अपने सारे के सारे बिजनेसेस यहां से बंद कर दिए। आलिया साहिबा, लेकिन अब आप इस्तीफों के मामले पर देखें तो सिर्फ ये भी नजर आता है कि पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आना था स्पीकर से मुलाकात के लिए, परवेज खटक साहब ने आना था, लेकिन वो नहीं आए। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि शायद खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज खटक साहब को वजाहत के लिए तलब भी किया था। देखिए मेरी एक बात सुन लें, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात ज़रा मैं अगर कंप्लीट कर लेती तो उसके बाद हम आ जाते। छोटी सी मुझे दे दें, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल सिचुएशन और मेरी पार्टी की सिचुएशन पर आ जाए। $10 बिलियन के रिजर्व्स इन्होंने कम कर दिए। $4 बिलियन के जो डॉलर्स इस मुल्क में आने थे एक्सपोर्ट की मद में, रेमिटेंसेस की मद में, रोशन डिजिटल अकाउंट की मद में, वो ख़त्म कर दिए। $12 अरब का इन्होंने बकौल इशफाक हसन साहब के खसारा कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में ये हालात हो रहे हों वहाँ पर ये किसको कह रहे हैं कि हम इनके साथ आकर बैठें? आज मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। जिनको आपने निकाला था ये कह के कि ये नातजर्बाकार हैं, इन्होंने मुल्क के ऊपर इनको ये मुल्क के ऊपर पता नहीं क्या मुल्क को तबाह हाल कर दिया। आज इनसे पूछें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो कल का माशी आउटलुक आया है वो एक एक इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करी थी। अब आप वाली बात मैं बता दूं, तहरीक इंसाफ में ना कोई इख्तलाफ है, यही हम इनसे पूछते हैं। ऑन एयर बता देना किन लोगों ने स्पीकर के साथ कांटेक्ट किया है। इन्होंने तो जो 4 नाम बताए थे उन्होंने अपने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। और जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज खटक साहब का सवाल था, वो तो मीटिंग के लिए चेयरमैन साहब के पास लाहौर में थे। तो वो लाहौर से एकदम इस्लामाबाद इस धुंध के और स्मोक के टाइम में, जब मोटरवे 11 बजे खुलती है, तो वो कैसे रातों रात पहुंच सकते थे? इसलिए प्लीज र्यूमर से बात ना। ठीक है कमर साहब, अभी आप अगर देखें जैसे आपने जिक्र किया छोड़ेगा ना उसकी सियासत खत्म तो मैंने ये पहले भी आपके सामने सवाल रखा तो कि क्या इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत के उस फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है, या फिर वो उस इलेक्शन कमीशन के पास कोई आईनी और कानूनी रास्ता भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकती है, खुद पार्लियामान में अंदर कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी पेश कर सकती है इलेक्शन कमीशन? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं साहब? जी सर। बस मैं मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ कि इसके बाद में नेक्स्ट चैनल पे बात करनी है। तो वो ये है कि इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो अपना जवाब दाखिल करा दिया है, लेकिन असूली तौर पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इंट्रा जो कोर्ट की जो अपील की है ये दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन की पाकिस्तान को इंट्रा कोर्ट में कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा उनको, कि उसमें तो वही फैसला आएगा जो पहले वो फैसला कल कर चुके हैं। इनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इसका एक फुल बेंच या लार्जर बेंच बनाया जाए और वहाँ ये फैसला किया जाए। और इलेक्शन में पाकिस्तान ने कल रिक्वेस्ट की थी कि हमें 7 दिन का टाइम दे दें, हम 7 दिन में जो है इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन ऑनरेबल जज ने हुक्म का नहीं दिया, जिसकी बना पर ये बड़ा मसला पैदा हो गया। और आज बहुत हजारों लोग वोटर्स बाकायदा पुलिस स्टेशन पर गए, बड़ा अफसोस हुआ। ये सारा इंतजामिया तौर पर भी हुकूमत ने भी तावन नहीं किया। इसके बाद यहाँ तक कि राना सनाबा ने ये कहा कि जी मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मेरे पास पुलिस नहीं है, रेंजर नहीं है, तो ये 8 घंटे 10 घंटे में मैं इंतजाम नहीं कर सकता। ये सब चीजें बदमज़गी पैदा हुई। अगर कल ही 7 दिन का टाइम की 4 दिन का टाइम भी दे देते तो बेहतर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन बहरहाल अब जो भी फैसला करेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन का टाइम चाहिए। तो मुमकिन है कि इंट्रा जो अपील की है उसमें को 6 दिन या 7 दिन 4 दिन को मिल जाए और ये इलेक्शन जो है आपके इस्लामाबाद में हो जाएंगे। और इसमें होना भी चाहिए। हजारों लोग आज अपने इस सर्दी में आज पोलिंग स्टेशन पर खड़े थे, इमरान खान की आवाज पे पहुंचे। इमरान खान की मकबूल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के भी चाहिए था कि उनके रास्ता रिलीफ करते, लेकिन बहरहाल ये साबित हो गया कि इस्लामाबाद जो है
उस पर आवाम जो है चाहती है इंतखाबात हो। कैसर शेख साहब, अभी आप देखें तो जो बात हो रही है बल्दियाती इंतखाबात की, अब आप पर यह तनकीद हो रही है कि आप आम इंतखाबात की तरफ भी नहीं जा रहे, जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं आप हुकूमत जो है उन बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रही है, तो ये आप समझते हैं कि तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत अवॉइड कर रही है इस तरफ जाने से? ये पंजाब के इलेक्शन देखिए, ये तो हुकूमत इनकी है सारे सूबों में, पंजाब में, KPK में और उधर गिलगित बल्तिस्तान में। हाँ। तो पंजाब मेन इलाका है, वहां तो इलेक्शन कब इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में भाग ये रहे या हम भाग रहे हैं? इलेक्शन तो अनाउंस नहीं किए पंजाब में। तो ये मैं हैरान होता हूँ। अब कल देखिए ना, हम इलेक्शन थे, क्या कल रात को एक फैसला आया। अब वो फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है कि एक चंद घंटों में हम ये सारा अरेंजमेंट करें। तो हमें तो समझ नहीं आती कि हम कहाँ किस तरह भाग रहे हैं, और पूरा पंजाब का इलेक्शन इन्हीं का है। तो मैं असल में आपकी आवाज़ तो सुननी, कमर दिलशाद साहब ने कुछ कहा, मुझे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आई ना। अच्छा। तो मैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हल जो सिर्फ है ना, ये कहेंगे कि इन्होंने लॉन्ग मार्च कर लिए, इन्होंने हर किस्म का एहतजाज, तो क्या उससे इलेक्शन हो गए? इलेक्शन तो टाइम पे होने ना, आइन के मुताबिक होने हैं। उस वक्त पे 1 महीना हो गया, 26 नवंबर को इन्होंने कहा था कि तोड़नी है। 1 महीना फिर इंतजार करते रहे, इनके तो चीफ मिनिस्टर अपने थे। तो ये तो सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, इकानमी की सूरत हाल आपके सामने है। जब तक जो इलेक्ट तो हुए थे, ये 5 साल के लोगों ने इनको इलेक्ट किया था, ये असेंबलियों से भाग रहे हैं। या हमें बताइए ना कि अगर वो रिजाइन भी करना था तो उसका तरीकाकार है। वो जो स्पीकर साहब कह रहे हैं उस तरह जाके अपने तौर पे, क्योंकि इनके मेंबर रिजाइन नहीं करना चाह रहे। अच्छा। सबके साथ जब मिलके इसलिए जाते हैं कि एक दूसरे को देख के वो नहीं कर सकते ना अवॉइड, अदरवाइज तो इनके मेंबर तो नहीं। लेकिन शेख साहब लोगों से, लेकिन कहते हैं रिजाइन नहीं करना। शेख साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिजाइन किया था। शाह महमूद, कई लोगों ने, कई मेंबर है हमारे यहाँ, हमारे अपने इलाके के मेंबर हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। हाँ। वो तो कह रहे हैं, स्पीकर साहब को वो अपने मैसेज भेज रहे हैं कि भाई हमने रिजाइन नहीं करना, हमारा कोई इरादा नहीं है। ये इकट्ठा उनको घेर घार के साथ लेके जाते हैं। आप बताइए क्यों तरीकाकार के, अगर वो रिजाइन जिस तरह स्पीकर साहब कहते हैं उस तरह कर दे। लेकिन हमारी ख्वाहिश, तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि असेंबलियों में आए, क्योंकि ये वहाँ बैठ के हमसे डिस्कस करें। अगर कोई चार्टर ऑफ इकानमी करनी है तो मुल्क के ये जो हालात हैं, इस तरह हम इख्तलाफ हो और इस तरह टर्माइल नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। होगा मुल्क तो आपका नुकसान, तकलीफ में पब्लिक जो है, आम लोगों को महंगाई और बढ़ रही है, और IMF के जो मुतालबात है वो बढ़ रहे हैं, और जो टर्माइल से बाहर का पैसा कोई हमारे यहाँ आ नहीं रहा, जो यहाँ पैसा था भी वो बाहर जा रहा है, जो भी बाहर का फॉरेन डायरेक्ट। सर, ये रिस्पांसिबिलिटी तो अल्टीमेटली आपके ऊपर आनी है, क्योंकि आप हुकूमत, हमारे ऊपर ही आनी है। अब ये नहीं कह रहा मैं लेकिन मुल्क सबका है ना, सबका है। अगर नुकसान हो रहा है तो क्या इनका नुकसान नहीं? ठीक है, ठीक है। सर, आलिया साहिबा के सामने एक सवाल रखते हैं, मुख्तसर सा सवाल। आलिया साहिबा, अभी आपने सुना होगा कि खान साहब ने खुद कहा कि उनको जल्दी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो फिर जो आपका मुतालबा था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों, तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वो अचीव करने में नाकाम हुई है? अब कोई इंतखाबात आपको नजर नहीं आ रहे? नाइस साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट इलेक्शन कमीशन पे दे दीजिएगा, फिर मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ, आज ना एक ऐसी तारीख रकम हुई है कि अवाम वोट डालने पहुँच गई, इलेक्शन कमीशन का अमला गायब था। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि वोटर्स तालों के बाहर पूरा इतनी सख्त ठंड के अंदर खड़े रहे हैं, लेकिन दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे, और वो पूरा दिन वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करते रहे कि कब अमला आए और कब हम वोट डालें। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जिस तरह आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला है ना, मैं इतना अदालत से कहूँगी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। तो मैं वही बता रही हूँ, पहली तो बात है, जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है ना, इतने कमज़ोर ग्राउंड के साथ की है, और उसके अंदर जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। और तब आपने कल रात को दायर क्यों नहीं की? आज जब आप एक चीज़ से तौहीन कर चुके हैं तो उसके बाद आप क्यों उसके इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं? खान साहब ने ना एक एडिशनल सेशन जज पर तनकीद की थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने केस को सुना था, सख्त रिमार्क्स आए थे, कई पेशकियां भुगती थी, सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एक जज का मसला था। आज क्या है, यहां पर तो राना सनाउल्लाह सिकंदर राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखा है। तो इस
इस पर क्या एक्शन आलिया होना साहब, चाहिए, अवाम वक्त कम उसका होगा, कैसर इंतजार शेख साहब के करिए। सामने भी अब आप मुख्तसर सा बात सवाल कर दें रखना है। जी, कैसर शेख साहब की बात का मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगी, ये लोग जो है ना ये मुसल्लत करदा हैं और ये हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ अपना दिन काउंट कर रहे हैं कि हमने हुकूमत में कितना अरसा रह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के बाद अब तो इनकी बारी आनी ही नहीं है। या आज इलेक्शन कराएं, कल इलेक्शन कराएं, आना तो इंशाल्लाह पीटीआई ने और वजीर आज़म इंशाल्लाह इमरान कैसर खान शेख साहब, साहब एक मुख्तसर सा आखिरी सवाल है कि जो आपका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जो पीडीएम का बयानिया था, जो पीडीएम के नुकात थे, आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून अपने उस बयानिए से पीछे हट गई है और अब अगर आप अवाम की तरफ जाएंगे तो अवाम आपसे ये ज़रूर सवाल करेगी कि वो पीडीएम के नुकात क्या थे, वो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो कहाँ गया? तो आप नहीं समझते कि आपके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं हमारे मुल्क के सारी पार्टियों को। ये जो पीटीआई वाले अभी बातें कर रहे हैं, बस 10 साल तो इनको मिले हैं केपीके में, इन्होंने वहाँ उनके जिम्मे तो यही थी ना, एजुकेशन उसको इम्प्रूव करना, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, क्या कर लिए? करोड़ इन्होंने नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। देखिए, हमें टाइम मिलेगा कि ये जो हालात इतने दिगरगू हो गए, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की तरफ महंगाई बढ़ रही है और किसी के जब तक हम आपस में टरमाइल करेंगे, ये हमें ये नहीं करने दे रहे ना। अगर ये फर्ज कीजिए कल पावर में आ गए तो ये समझते हैं कि अपोजिशन इनको कोई काम इसी तरह एहतजाज नहीं करती रहेगी। ये एहतजाज से काम नहीं बनेगा, हम सबको मिलके बैठना पड़ेगा, मिलके बैठकर काम करना चार्टर पड़ेगा, इकॉनमी करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि बाहर के लोगों को कॉन्फिडेंस किस तरह दिलाया जाए। नहीं तो आपका मुल्क तो मुकम्मल नहीं हो सकता इस ठीक है शेख साहब, ठीक है शेख साहब, आपका और आलिया हमजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा और कैसर शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखेंगे आगे बल्दियाती इंतखाबात का मामला हो या तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मामला, उस पर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।